Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we are going to learn about the fluid dynamic properties of water. Now, in the previous lecture on hydrotherapy, we had studied about the physical and chemical properties of water, right? And how that helps in hydrotherapy. Now, in this lecture, we're going to talk about the fluid dynamic properties of water. कि जो dynamics है, जो movement होती है water की, वो water की movement कैसे हेल्प करती है हाइड्रोथेरेपी में, राइट? सो यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, दैट इज स्ट्रीमलाइंड वाटर फ्लो एंड टर्बुलेंट वाटर फ्लो. ओके, तो क्या होता है स्ट्रीमलाइंड वाटर फ्लो? तो स्ट्रीमलाइंड, जैसे हम लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज अ स्टेडी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन, जहां पे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना? दे आर ऑल वॉकिंग इन वन लाइन, जो कि पैरेलल टू ईच अदर. सो इफ यू नोटिस इन द फर्स्ट डायग्राम, जो भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वॉकिंग इन वन लाइन. अगर ये इस दिशा में है तो ये भी इसी दिशा में, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, ये सब एक दूसरे से पैरेलल है. जिस भी दिशा में ये जा रहे हैं ये सब एक दूसरे से पैरेलल है. सो दिस इज लैमिनार फ्लो, जहां पे एक स्ट्रेट लाइन में सब मॉलिक्यूल्स चले जा रहे हैं. ये कब होता है? ये जब तब होता है जब वेलोसिटी जो है एक क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे चल रही होती है. जो फ्लो है वाटर का, वो अगर जब स्लो होता है तब जनरली वाटर इज इन लैमिनार फ्लो. देन देयर कम्स अ पॉइंट जब एक एक लेवल के बियॉन्ड, एक पॉइंट के बियॉन्ड, एक वेलोसिटी के बियॉन्ड, मतलब द वाटर मॉलिक्यूल्स बिगिन टू मूव इन रैंडम मोशंस, है ना? यहाँ वहां घूमने लग जाते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज के रोटेटरी मोशंस में वो चलने लग जाते हैं. तो ऐसे गोल गोल से करंट्स बनने शुरू हो जाते हैं. तो ये जो गोल गोल से करंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, रोटेटरी मूवमेंट्स हो जाती है, इनको एडीज कहते हैं. सो दिस इज व्हाट क्रिएट्स टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो इसके एक लाइन में चले जा रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर. टर्बुलेंट फ्लो इज वन where the molecules are moving in rotatory movements, okay, and creating eddies. अब इससे क्या होता है? This is what provides the frictional resistance to an object or body when the body is moving in water. अब ये लैमिनार फ्लो होगा तो भी रेजिस्टेंस होगा, टर्बुलेंट होगा तो भी रेजिस्टेंस होगा, बट द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वेरीज. स्ट्रीमलाइन फ्लो में द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, whereas in turbulent flow of water the resistance becomes directly proportional to the square of velocity. So a small change in velocity will cause a major change in the turbulence and the resistance that is provided by that body, that is provided to that body by water. Okay. So the frictional resistance to movement of an object or body by both a streamlined and turbulent water flow increases with increasing velocity of water, as I said, है ना? तो streamlined flow में resistance is directly proportional to velocity. मतलब क्या होता है directly proportional? मतलब कि अगर streamlined flow में the velocity is increasing by 2 times, the resistance will increase by 2 times. लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो ही होगा तो उसमें अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगा. 2 into 2, 2 स्क्वायर. ठीक है, तो वो 4 टाइम्स बढ़ेगा. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो थोड़ा भी टर्बुलेंट फ्लो में अगर आप वेलोसिटी थोड़ी सी भी इंक्रीज कर रहे हो वाटर की, तो वो कितना इफेक्ट पेशेंट पे डालेगा ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अगेन दिस ऑल्सो एज अ एडवांटेज, बिकॉज जब आपके पास वाटर की मूवमेंट है इटसेल्फ, so that movement itself can work as an equipment for you. आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उससे ही उसे ही एज एन इक्विपमेंट यूज करके आप एक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज बना सकते हैं. ठीक है, सो वन एडवांटेज टू यूजिंग अ थेरेप्यूटिक पूल इन विच टर्बुलेंट फ्लो कैन बी रेगुलेटेड is the decreased need for various type of exercise equipment to provide increased resistance to movement. Now, performing exercises against or into a turbulent flow of water is an excellent means of incorporating balance and coordination activities in the plan of care. जैसे आपने नोट किया होगा, सपोज अगर आप कहते हैं कि आप वाटर पार्क में जा रहे हैं, है ना? वाटर पार्क में जाते हैं तो क्या होता है, एक स्विमिंग पूल है जिसमें आप अंदर जाते हैं. तो जब आप अंदर जाते हैं तो इफ द फ्लो इज जस्ट नॉर्मल, इफ इट्स जस्ट नॉर्मल वाटर का फ्लो, तो आप उसमें जब चलते हैं तो देर इज अ डिफरेंट फीलिंग. लेकिन जब आप किसी वेव वाले पूल में जाते हैं या वहां जाते हैं जहाँ पे कोई वाटरफॉल्स है ना, नेचुरल वाटरफॉल्स है, कोई नदी है,
अगर आप वहां जाते हैं, कोई नहर है जहां जाते हैं, तो जब वहां जाते हैं और आप उस फ्लो के ऑपोजिट चलेंगे तो आपको एक अलग रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जब आपको वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन रखने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है इस चीज में। सो दैट ऑल्सो improves योर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सो दैट इज हाउ यू विल improve द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पेशेंट। नाउ इस जब स्ट्रीमलाइंड और टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, वाटर फ्लो की बात करते हैं, तो देर आर फ्यू टर्म्स विच यू नीड टू नो। वन इज एडीज, जैसे हमने बोला है ना, एडीज इज व्हाट, रोटेटरी मोशंस। के मॉलिक्यूल जो है सीधे लाइन में नहीं चलते हैं, मॉलिक्यूल जब गोल गोल घूमने लग जाते हैं तो वो एडीज बन जाते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इन वाटर causes turbulent flow of water around and behind the object. These irregular patterns of water movement are known as eddy currents. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि समझिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वाटर, सो द वाटर इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके। अब इस डायरेक्शन जब वाटर आ रहा है तो क्या होएगा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स विल हैव टू डिविएट। यहाँ पे आने के बाद उनको इधर जाना पड़ेगा, है ना, देयर इज नो रास्ता सामने। तो यहाँ पे जब वो डिविएट करते हैं तो वे साथ में एडीज बना देते हैं। तो जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट ही जा रहे हैं, सीधे ही जा रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट की वजह से, जो मेरे इस ऑब्जेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस मिला है उनको, राइट, उसके बाद ये एडीज बन जाती हैं, ठीक है। अब ये एडीज बनने के अलावा और क्या हो रहा है, एज यू कैन सी ये एडीज बनती हैं, उसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेशर ग्रेडियंट। जो सामने है यहाँ पे जो प्रेशर है ये ज्यादा होगा, एकदम ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे द प्रेशर इज गोइंग टू बी लेस। ये कैसे हम समझ सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर की बात करते हैं, तो जब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हो या स्कूटर पे जा रहे होते हो, तो जो सामने चला रहा होता है उसको एक ज्यादा फ्लो ऑफ एयर मिल रहा होता है, लेकिन जो पीछे बैठा होता है उसको फ्लो ऑफ एयर कम मिल रहा होता है। व्हाई? बिकॉज द सेम थिंग इज हैपनिंग यहाँ पे भी, कि एयर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं डायरेक्टली आप पे लग रहे हैं तो वो आप पे टक्कर मार लेते हैं ना, आपसे फिर वो टर्न होके पीछे को जा रहे हैं। तो जो आपके पीछे है उसको वहां पे एक लो प्रेशर बन जाता है, आगे हाई प्रेशर है, पीछे लो प्रेशर बन जाता है, तो इसीलिए वो पीछे वाले बंदे को उतना वो फ्लो नहीं मिल रहा, राइट। तो सेम हैपेंस इन वाटर, द प्रेशर इज हायर अहेड एंड जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट द प्रेशर इज गोइंग टू बी लेस, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, रादर उससे पहले वेक्स और ड्रैग फोर्स भी कर लेते हैं। सो व्हाट इज वेक? जो मैंने बताया, वेग भी वही चीज है कि हम बोल रहे थे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, सो इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ओके, इट्स मूविंग इन वाटर, एंड हम कह रहे हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इट्स क्रिएटिंग अ, यहाँ से सीधे सीधे जा रहे हैं, यहाँ पे जो आके ये डिविएट हो रहे हैं ऐसे, राइट। तो इसके पीछे एडीज बन रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एडीज बननी शुरू हो जाती हैं। अब इसके पीछे का जो एरिया है, हमने बोला कि ये एरिया जो है इसका प्रेशर कम, इसका प्रेशर आगे के एरिया का प्रेशर ज्यादा है, और जस्ट ऑब्जेक्ट के पीछे का प्रेशर जो है वो कम होता है, राइट। सो दिस एरिया ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर, जो ये एरिया मैं दिखा रही हूँ, जस्ट जो ऑब्जेक्ट के पीछे का एरिया है विच इज रिड्यूस्ड प्रेशर, दिस एरिया इज नोन एज वेक। Okay, so within the wake, the eddy currents begin to form as turbulent flow of water going around the object or body begins to flow into the lower pressure area. ठीक है, तो यहाँ पे eddies बनने शुरू हो जाते हैं इस wake area में। Now flow of water into the wake also creates a drag force. अब इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर भी है, प्लस जैसे पानी है वो ऐसे ऐसे आ रहा था, फिर वो ऐसे होके फिर ऐसे आ रहा है, राइट, ऐसे ऐसे आ रहा है बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के फिर ऐसे मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमने बोला एक तो प्रेशर ग्रेडियंट बन गया कि वही आगे प्रेशर ज्यादा है पीछे प्रेशर कम है। उसके अलावा दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, बिकॉज प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एक पीछे की तरफ को फोर्स मिलेगी जो ऑब्जेक्ट पे बनेगी। दिस फोर्स इज द ड्रैग फोर्स,
ठीक है। तो जो पीछे की तरफ एक पुल आपको आ रही है वो ड्रैग फोर्स। जैसे आप अगेन वही इमेजिन करिए, जब आप एक सपोज टर्बुलेंट से पानी में जा रहे हैं, कोई रिवर में जाते हैं, कोई नहर में जाते हैं, जब आप चलते हैं तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही होती है। अगर आप अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो वो पानी बहा के आपको ले जाएगी। वो बहा के क्यों ले जाएगी? क्योंकि एक वो ड्रैग फोर्स क्रिएट कर रही है पीछे की तरफ, तो इसीलिए वो ड्रैग फोर्स से वो आपको ड्रैग कर लेगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सो drag force is the tendency for a person or object to be pulled back into the wake. As the velocity of the body or object increases, the drag force increases, creating a greater resistance to movement. तो जितना ज्यादा velocity होगा उतना ज्यादा ये drag force होएगा। ठीक है। नाउ अब इसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है हमें समझ में आ गया। बड़ी सिंपल सी चीज है ये, बड़े हमें समझ में आ गया कि स्ट्रीमलाइंड है, टर्बुलेंट है, उसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो की वजह से एडी करंट्स बन रहे हैं रोटेटरी मूवमेंट्स में। एडी करंट्स के साथ 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 क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट और बॉडी बीइंग प्रेजेंट इन द वाटर एंड द फ्लो बीइंग अगेंस्ट इट, पीछे आगे की तरफ एक हायर प्रेशर है, पीछे की तरफ लोअर प्रेशर है। लोअर प्रेशर में और एडी करंट्स बने जा रहे हैं और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से देयर इज अ ड्रैग फोर्स बिहाइंड। ओके, ये हमें समझ में आ गया। अब क्लिनिकल इंप्लीकेशन क्या है इस चीज की? नाउ बिकॉज ऑफ द वेक बीइंग एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, तो जब पेशेंट्स को आप गेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उसमें यू कैन ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू वॉक बिहाइंड यू इन द वेक। तो पेशेंट जो है क्लिनिशियन के वेक में चल सकता है। जैसे अभी ये बंदा चल रहा है, वो बंदा इसके पीछे चलेगा, तो जब वो उसके पीछे चलेगा तो उसे रेजिस्टेंस कम मिलेगा। ठीक है। वो एक लोअर प्रेशर में चल रहा होगा तो उसकी गेट इजीली वो मेंटेन कर पाएगा। ठीक है। Then to lower the resistance, sorry, I just spoke about it, that allow the patient to walk behind the clinician in his or her wake. Now, gradual progression in gait training to increase the water resistance for the patient during ambulation can be achieved by changing his or her position in relation to the clinician. मतलब कि पहले आप कह सकते हैं कि भाई पेशेंट आपके पीछे चल रहा है, ठीक है, पीछे 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 चलते हैं, जब उसमें थोड़ी सी उसकी गेट बेटर हो जाती है, वो बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है, तो आप आगे से निकल सकते हैं और फिर वो अकेला आगे चलना शुरू कर सकता है। लेटर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉक बिहाइंड द वे एंड ही कैन वॉक अहेड, राइट? You can give support from behind also, but you can walk in the wake and then he can walk independently alone. Then many patients also have a tendency to lean forward. अब क्या होता है, देखो हमने देखा है ना कि अगर बहुत हवा चल रही हो या कई बार अगर आप ऐसे पानी में ही चल रहे हैं, तो जब आगे से बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है तो यू टेंड टू लीन अहेड। तो अगर ये आपकी बॉडी है तो इट टेंड्स टू बी अ लिटिल ऐसे, बिकॉज इट क्रिएट्स अ स्ट्रीमलाइन। आपका एक एरोडायनेमिक पोस्चर बन जाता है, इस वजह से आप ऐसे चलना पसंद करते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, ऐसे चलने में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा टेढ़ा होकर ऐसे चलते हैं। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि जनरली यू ट्राई टू लीन योर ट्रंक अहेड टू ओवरकम द ड्रैग फोर्स, क्योंकि पीछे से पुल पड़ रही है, इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे चलेंगे तो वो बैलेंस हो जाता है पुल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट ने भी ये करना है, तो उसको आपको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा कि उसका पोस्चर सही है कि नहीं। तो वर्बल एंड विजुअल क्यूज नीड टू बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट to overcome this and perform movement in a water in a safer neutral spine position। क्योंकि देखो अगर वो टेढ़ा रहेगा तो उसका बैलेंस ऑलरेडी वो वीक है, तो उसका बैलेंस और खराब हो सकता है, वो गिर सकता है, तो इसलिए और उसकी स्पाइन पे जोर पड़ सकता है। दैट्स द अदर थिंग कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग इट इज गोइंग टू बी मोर डेंजरस, बिकॉज उसके स्पाइन पे उसका जोर पड़ के स्पाइन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Now, in addition, caution must be taken when directing a patient to change direction of movement in water। अब देखो अगर एक टर्बुलेंट फ्लो में बंदा चल रहा है, अगर वो ऐसे 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 चल रहा है, जिस भी मूवमेंट में चल रहा है, अब आप उसको बोल रहे हैं कि टर्न करके घूम के आ जा, तो अगेन द सेम पॉइंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो यू हैव टू ट्राई एंड सी कि क्या पेशेंट उस लेवल तक आ गया है कि वो उस चीज को कर पाएगा। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक होता है एक हम वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इट्स अ लिटिल इजियर, वहां पे भी एडीज बनेंगे, वहां पे भी ड्रैग फोर्स होगा, बट वो थोड़ा इजी होगा। पर जब आप पेशेंट को, क्योंकि इनिशियली आप वही स्टार्ट करेंगे, बाद में जब आप पेशेंट को बोल रहे हैं कि वो टर्न करके ऑपोजिट डायरेक्शन में आवे टर्बुलेंट फ्लो के, तब उसे वो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलने वाला है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। नाउ हाउ कैन यू क्रिएट अ स्ट्रीमलाइन और यू कैन
इन जस्ट अ स्टैंडिंग पोजिशन, अगर पेशेंट चल नहीं रहा है, अभी ये तो हम बोल रहे थे गेट ट्रेनिंग में, अगर गेट ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, नॉर्मल दूसरे एबडक्शन एडक्शन की बात कर रहे हैं ऑफ द लिम्स, जहां पे आप लिम्ब की मूवमेंट के लिए डायनामिक को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप कैसे यूज करते हैं? अब जैसे यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, ही हैज हेल्ड एन ऑब्जेक्ट, है ना, वो एक सर्कल सा बना के एक ऑब्जेक्ट है, तो वो फ्लैट ऑब्जेक्ट है। अब वो फ्लैट ऑब्जेक्ट को वो ही इज डूइंग शोल्डर एबडक्शन, ओके। तो वो जब ऑब्जेक्ट है, जब ऐसे ऊपर को जा रहा है, वो जैसे कह लिया अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो इसी दिशा में ऐसे ऊपर जाया जा रहा है, राइट? इट्स नॉट गोइंग इन दी अदर वे, जैसे उसका जो ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे बड़ा सा चौड़ा सा है और पतला सा है ना, तो वो पतले दिशा में ही, दिस इज द मूवमेंट इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर उसकी ये मूवमेंट है, वो इस तरह से वाटर को क्रॉस कर रहा है, राइट? इस तरह से नहीं क्रॉस कर रहा, तो उससे क्या हो रहा है कि एक स्ट्रीम लाइन फ्लो बन रहा है। तो यहाँ पे हम एक नैरो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं विच मूव्स थ्रू द वाटर, तो ये वाटर को लेस डिस्टर्ब करता है, इसलिए ये लेस रेजिस्टेंस देता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो बड़े ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं, ब्रॉड है जो, बड़ा इन द सेंस जो ब्रॉड है ना, एक होता है नैरो ऑब्जेक्ट, एक ब्रॉड ऑब्जेक्ट, तो जो ब्रॉड ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्वियसली वाटर को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा और वो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जैसे आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं। Now, going from a streamlined to a more unstreamlined piece of equipment is one of the means of progressing the level of resistance for exercise in water. Obviously, आप एक streamlined चीज से unstreamlined चीज में जाएंगे, तो उससे क्या होएगा कि उसका resistance बढ़ जाएगा. A patient can alter the streamlined nature of the body by altering his or her position of body part. कैसे? जैसे समझिए अगर ये बंदा है ना, अगर वो ऐसे 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 साइडवेज चल रहा है, तो क्या हो रहा है, एक नैरो सरफेस वो वाटर को चीरते हुए जा रहा है, राइट? तो उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली ऐसे जा रहा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो अ लार्जर सरफेस एरिया, अगर मैं अपनी बात करूं तो दिस होल सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी हैविंग और बेयरिंग दैट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर यही मैं टेढ़ी जाऊंगी या साइडवेज जाऊंगी, तो एक नैरोअर सरफेस एरिया जाएगा, राइट? तो इसीलिए वो इजियर हो जाएगा। So sometimes walking sideways can help more in the start, and then later on the patient can start walking forward or backward depending on his level of balance. Apart from that, आप और क्या कर सकते हैं? आप बोर्ड ले सकते हैं, किक बोर्ड, जैसे पहले पिक्चर में देखो यहाँ पे किक बोर्ड दिया हुआ है। ये किक बोर्ड से क्या हो रहा है, ये एक अनस्ट्रीमलाइन पीस ऑफ इक्विपमेंट पेशेंट लेके चल रहा है, लाइक मैं ऐसे इसको लेके चल रही हूँ, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देने को, वाइड है ना, तो देखो वो पेशेंट से भी बड़ा है वो, तो क्या हो रहा है कि उसकी वजह से और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है? Apart from this, you can also add a pair of aqua gloves to create a more unstreamlined surface, increasing the intensity of exercise. तो ये सब equipments हैं। एक तो हम water को itself use कर रहे हैं as a medium to provide resistance, जैसे उसको turbulent लेते हैं या उसको स्ट्रीमलाइन लेते हैं। उसके अलावा अगर आप टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन नहीं भी लो, आप नॉर्मल वाटर में भी आप हो, स्ट्रीमलाइन वाटर में भी हो या स्टिल वाटर में भी हो, तो आप कैसे इक्विपमेंट्स से उसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ द डायनेमिक्स इटसेल्फ, ओके? Then altering the position of an extremity as it moves through the water to alter the resistance provided is another means of changing. Okay, हमने बोला ना कि जैसे हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं एक्सट्रीमिटी की, कि पहले एक्सट्रीमिटी सपोज आप ऐसे, अगर आप ऐसे सीधा सीधा हाथ रख के चलेंगे तो देयर बी अ डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं हाथ ऐसे रख के चलूंगी तो ऑब्वियसली दिस गोइंग टू बी मोर रेजिस्टेंस, राइट? तो abduction, and when the arm is in abduction and the person is moving, it's going to be having more resistance because वो उसका streamline nature कम होता जाएगा, है ना, narrower नहीं रहेगा, broad हो जाएगा. So a relatively small change in the streamline nature of an exercise can significantly increase the overall resistance of the exercise and the stress on the joint. So again ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही नहीं कि आप रेजिस्टेंस बढ़ाए जाएं, वो पेशेंट उसको बेयर कर पाए, वो जॉइंट उसको बेयर कर पाए, है ना? So that has to also be taken into consideration so that it is safe for the patient. So this is all about the fluid dynamic properties of water. It's a very small topic, but it's an interesting one. It's an important one also, and how you use it in physiotherapy. I hope you have understood it well. If you have any doubts, please mention it in the comments below. We'll get back to you. And like and subscribe the channel. Thank you very much. Hope to see you again. Till then, bye-bye.